सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेशपदावणम् एषो पञ्चनमुकारो जपभावप्रणासनो मङ्गलानि जपे मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय मवीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनी सेविय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे सभी महान महत्वपूर्ण 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। लाखों लोगों को जीवन परिवर्तन में निमित्त बनने वाला एक साहित्य संजय भाई की भावना हुई कि आज के दिन प्रवचन में जो भी आए हैं उन सभी को मेरी ओर से किताब भेंट दी जाए। आज प्रवचन की समाप्ति के बाद उनकी ओर से भाइयों और बहनों सभी को बाहर निकलते वक्त किताब भेंट दी जाएगी। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मिठाई की प्रभाव न हो, आपका उपवास भी हो शायद, सुनील फिर भी मिठाई की प्रभाव ना ले लेगा ना? हाँ ले लेगा। हाँ बाद में खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो दूसरे को दे देंगे। आज एक किताब की प्रभावना है, मे बी पॉसिबल आपके पास वो किताब शायद आ भी गई हो। आप किताब को पास ऑन कर सकते हो आपके व्यापारी को, बायर को, ग्राहक को, कहीं भी। मगर ये सिर्फ दे दिया और तुमने ले लिया उसके लिए नहीं है। इसी साहित्य को लेकर के आज इतना बड़ा पराक्रम साधु जीवन में आने का मैं कर सका हूँ। 5-7 दिन पहले एक भाई आए थे, उसने बोला मेरे जीवन में किताब ने क्या कमाल कर दिया, उनकी बात की थी, आज समय नहीं है। मगर मैं संजय भाई परिवार को धन्यवाद देता हूँ। 2 ही मिनट में वो किताब मुझे बेराना चाहते हैं, फिर प्रवचन शुरू करता हूँ। आज प्रवचन की समाप्ति के बाद भीड़ किए बिना बाहर से हर एक को, भाई बहन सभी को किताब लेकर ही जाना है। हाँ आज साथ है आपसे लगाओ सर। थार 70 साल के वृद्ध पुरुष किसी व्यक्ति के साथ बैठ के बात करते थे। करीबन 11 बजे से बात शुरू हुई और बात चलती ही रही। 11:30 बजे उसने बोला मैं जाता हूँ। जिनके साथ बात चल रही थी उसने पूछा भाई हमारी इतनी इंटरेस्टिंग बात चल रही है और आप 11:30 बजे सीधा खड़े हो गए कि मैं जाता हूँ, महत्वपूर्ण काम है। हाँ कहाँ जाना है?
हॉस्पिटल में जाना है। कोई बीमार है क्या? मेरी खुद की पत्नी बीमार है। 12 बजे 1 बजे भी आप जा सकते थे, यही समय पे जाना बहुत जरूरी है। 1 साल से उनको एडमिट किया है। तब पूछने वाले ने पूछ लिया कि 11:30 बजे ही जाने के पीछे आपका राज क्या है? तो उसने बोला घर पे टिफिन तैयार किया होगा, टिफिन लेकर के मैं जाता हूँ और मेरी पत्नी को मैं ही तो भोजन कराता हूँ। 70 साल के वृद्ध पुरुष की बात सुनकर के पूछने वाला हैरान था, और तब उसने पूछा कि आप ही भोजन लेके जाते हो, भोजन भी आप कराते हो, तो इनका कोई राज है क्या? पैरालिसिस हो चुका है? नहीं, पैरालिसिस नहीं, मगर मेंटली डिस्टर्ब है। 1 साल से उनकी हर तरह की दवाई चलने के बावजूद भी उनको अच्छा नहीं हो रहा है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शादी के इतने साल के बाद लास्ट 2 साल से वो मुझे पहचानती नहीं है। मैं उनको भोजन कराता हूँ मगर उनको कोई स्मृति पथ में नहीं है मैं कौन हूँ। अभी एक आश्चर्य हो गया। आश्चर्य वो हुआ कि पूछने वाले ने इतना ही पूछ लिया कि भाई कमाल की बात है, आपकी पत्नी आपको पहचानती भी नहीं है और आप बोलते हो मैं ही भोजन लेकर के जाता हूँ, उनको भोजन कराता हूँ। तो प्रश्न मेरा ये है, आपकी पत्नी जब आपको पहचानती ही नहीं है, तब हो सकता था ना, आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, आपके घर में 2-5 नौकर है, आप भोजन उनके द्वारा भेज सकते थे और उनके हाथ से भी भोजन करा सकते थे। जब आपको पहचानती नहीं है तो आपको ही भोजन कराने का इतना आग्रह क्यों था? और 70 साल के वृद्ध पुरुष ने उनकी आंखों के सामने आंख मिला के इतना ही कहा कि आपकी बात लॉजिकली तो बिल्कुल बराबर है, आप ये कहते हो वो आपको पहचानती नहीं है, फिर आपका ही भोजन कराने का आग्रह क्यों? इनका जवाब ये है, वो मुझे नहीं पहचान दिए मगर मैं तो उनको पहचानता हूँ। वो कौन है? मेरी धर्म पत्नी है। मे बी पॉसिबल वो उनकी याददाश्त खत्म होगी मगर मैं तो पहचानता हूँ। आज एक सब्जेक्ट है टकराव नहीं समझौता। 7 स्टेप से आपके सामने बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मेरा साधु कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई कच्छ का है, कोई भी है। खून का रिश्ता न होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल कभी टकराव की नौबत नहीं बसती है। और एक ही खून के रिश्ते होने के बावजूद भी टकराव क्यों होता है? उनका कोई कारण तो समझना पड़ेगा। पति और पत्नी के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, सास और बहू के बीच में, एक ही घर में रहने वाले ट्यूनिंग नहीं मिलता है। कभी आपको लगता है कि टकराव का कारण है हमारा सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और एक बात बताना चाहता हूं आपको भी, आपने अंगुली देखी, अंगुली, ये अंगुली 5, सच बोलो 5 अंगुली बिल्कुल समान तो नहीं है, एक बड़ी एक छोटी है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, सब कुछ अलग अलग है। अब ये मत समझो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के हिसाब से टकराव होता है। अंगुली में विषमता है, रिपीट करना चाहता हूँ, अंगुली में विषमता है मगर विरोधिता नहीं है। विरोधिता दैट मीन्स एक अंगुली में पीड़ा होती है तो दूसरी अंगुली कभी ये नहीं कहती कि तुझे पीड़ा हुई तो तू सहन कर ले, और दूसरी अंगुली तुरंत कॉपरेशन में आ जाती है और उनको सहयोग देती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवार के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ये विषमता हो, वहाँ तक टकराव नहीं होता है, मगर विरोधिता शुरू हो जाती है, वहाँ टकराव शुरू हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आपको आगे चलना चाहता हूँ। सच बोलो, चलते चलते पैर की गलती होगी, पैर की, और पैर में कांटा गड़ गया। सच बोलो, कभी हाथ ने ये कहा कि गलती तेरी है तो मैं क्यों निकालूं? नहीं समझे तुम? क्या हाथ ने कभी पैर को ये मैसेज दिया कि गलती तेरी है तो तू स्वयं कर, मगर मैं क्यों प्रयास करूं तुझे निकालने का? नहीं। जैसी पैर में कांटा गड़ गया, हाथ सीधा वहां चला गया, हाथ गया नहीं, आंख ने आंसू बहाए, मन ने नोटिस दी हाथ को, मन ने मैसेज दिया हाथ को सीधा वहां पहुंच जा। आंख में आंसू, गलती पैर की, आंख में आंसू, मन का मैसेज, हाथ का सहयोग। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्यों? ये इतना कॉपरेशन क्यों? गलती जिसकी थी उसको संभालना था, हाथ को, आंख को और मन को जाने की बात जरूर क्या थी? आप क्या जवाब देंगे? अभी आगे बात नहीं करना, अभी सीधी इतनी छोटी सी बात है, गलती पैर की थी फिर भी हाथ भी गया, आंख भी गया, मन भी गया, तो आपको पूछना चाहता हूं इतना कॉपरेशन एक दूसरे के साथ क्यों?
क्या है? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाथ को कभी नहीं लगा कि पैर दूसरे का है, हाथ को लगा पैर भी तो मेरे ही भाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक ही शरीर के सब अंगोपांग होते तब कुछ भी गड़बड़ होती है तो एक दूसरे के कॉपरेशन में चले जाते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक ही परिवार में किसी के वहाँ पीड़ा आई तो दूसरा कॉपरेशन के लिए क्यों नहीं जाएगा? इनका सबसे बड़ा कारण है कि हम ये समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है। एक वहाँ बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे, यहाँ जगह है, यहाँ आ जाओ, कोई पीछे खड़े ना रहे, एकदम आगे आ जाओ। आज जगह यही है मेरे पास, एकदम आगे आ जाओ और आगे, पीछे वाले थोड़े आगे। बहन यहाँ आ जाओ, ये जगह बिल्कुल मत रखो, यहाँ भी जगह है। एकदम गति से चलो। नंबर 1, आज 7 स्टेप की बात करना चाहता हूं। जहां भी किसी को भी अपने घर में टकराव है और आप चाहते हो कि मन से भी ये टकराव खत्म हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ हम कॉपरेशन में रहे, यदि आप चाहते हो तो 7 स्टेप की बात करना चाहता हूं। नंबर 1, परिवार के साथ एक दूसरे के लिए एक्सेप्ट ए लिटल, माने एक्सेप्ट ए लिटल इंग्लिश कोटेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट ए लिटल? नहीं, एक्सेप्ट ए लिटल, अपेक्षा बहुत कम रखो। एक्सपेक्ट ए लिटल माने अपेक्षा बहुत कम रखो। आप ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा परिवार के लेकर के बैठे और अपेक्षा की पूर्ति होती नहीं है। आप चाहते हो कि पत्नी ये करे, पत्नी चाहती कि पति ये करे, बाप चाहता है बेटा ये करे, बेटा ये चाहता है ये करे, और सब अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए सामने वाले का उपयोग करना चाहते, और सबकी अपनी समस्या है। तो आप पहले नंबर में ये पक्का कर लोगे, एक्सेप्ट ए लिटल, कम अपेक्षा रखो, फिर देखो कि क्या कमाल का काम हो जाता है। आप ये सब हर जगह आप यही चाहते कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, इस सभा में बैठने वाले को, परिवार में आप जहाँ भी बैठे वहाँ आपकी ड्यूटी का आपको पता है कि आपका राइट का आपको पता है? व्हाट इज माई राइट या व्हाट इज माई ड्यूटी? आपको पूछना चाहता हूँ। मैं एक आचार्य हूँ तो मैं मेरा राइट की चिंता करते रहूँगा। मेरा राइट से संघ को ये करना चाहिए, मेरे शिष्य को ये करना चाहिए, ये मेरे राइट्स की बात, और मेरी ड्यूटी है संघों को संभालना चाहिए, प्रवचन मुझे देना भी चाहिए, आप आए हो तो मुझे बास्केट डालना भी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठी हुई बहन और भाई सबको पूछना चाहता हूँ, आप जिस परिवार में बैठे हो परिवार में एक दूसरे के प्रति आपके मन में राइट का भाव है कि ड्यूटी का भाव है? दिस इज माई ड्यूटी। मैं सास हूँ, मेरी एक ड्यूटी है कि अपने घर में 18 साल कोई लड़की लेकर के आई थी, अपनी माँ और पिताजी को, भाई और बहन को, सबको छोड़ के मेरे विश्वास से मेरे घर पे आई। भले ही मेरे बेटे से शादी की है, मगर बेटा तो कितने बाहर जाएगा, ज़्यादातर तो उसको मेरे साथ ही रहना है। और सास को जिस दिन पता चलेगा कि ये बहू किसी के घर पे रहने वाली, वो बहू मेरे घर पे जीवन भर के लिए आई है, तो मुझे उनको संभाल लेना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी। एक बहू जब सास में ससुर पे आती है तब उनको भी सोचना चाहिए कि 18 साल से जिस घर में माँ बाप के साथ है उनको मैंने छोड़ दिया, और ये माँ बाप के इसको ही मैंने माँ बाप बना दिया, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी है इस सास को माँ बना करके मैं इनका दिल जीत लूंगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बहू को खुद का राइट याद हो, सासू को खुद का राइट याद हो, तो बवाल के सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात ये, दिस इज माई ड्यूटी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मन में क्या ख्याल है? जहां भी बैठे हो वहां आपका राइट क्या है वो आपको ख्याल है कि व्हाट इज माई ड्यूटी, वो आपको ख्याल है? क्या ख्याल क्या है? वो शब्द बराबर है, वो शब्द कोटेशन नहीं चाहिए। व्हाट यू बिलीव, आप क्या 24 घंटे क्या चाहते हो? एक नेता होता है उनको मालूम होता है कि मेरी ड्यूटी है, एक प्रजाजन होता है उनको पता है मेरी ड्यूटी है, एक नौकर होता है उनको मालूम है मेरी ड्यूटी है, एक सेठ होता है उनको मालूम है दिस इज माई ड्यूटी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके वहाँ 25 साल से नौकरी करने वाले नौकर को तुमने 7,000, 8,000, 10,000 का तनख्वाह दे दिया, और मान लो कि नौकर को हार्ट अटैक आया। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 25 साल से जिस नौकर ने तुम्हारे वहाँ नौकरी की उनको अटैक आया, और अटैक का खर्च बाईपास कराने की बात आई और 3 लाख का खर्च है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, 3 लाख कहाँ से लाएगा? दिस इज योर ड्यूटी और नॉट?
एक मालिक बन के, सेठ बन के, तुम्हारे वहां 25 साल जिसने नौकरी की है और 7,000 के तनखे में 3 लाख वो बेयर नहीं कर सकता है, तो आपकी ड्यूटी है कि नहीं कि आप नौकर को बोल सकते कि बेट दोस्त, तेरे तेरे जो भी डिसीज आई है कोई चिंता मत करना, मैं तेरे लिए बैठा हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ड्यूटी की याद है क्या? नौकर को हल्केपन से बोल सकते कि तेरा 3 लाख का खर्चा मैं ले लूंगा। मैं आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, यहां बैठी हुई बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में काम करने वाली कोई नौकरानी हो, कोई भी हो, तो उनको जीवन में कोई दिक्कत आई, वो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? नहीं, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, किसकी? 3 लाख का कर्ज, आपको अटैक आ सकता है तो नौकर को भी आ सकता है, आपको कोई दिक्कत हो तो उनको भी दिक्कत आ सकती है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंदौर में एक भाई थे जिसने करीबन 1-1.5 करोड़ का बंगला बनाया। तुमने सोचा नहीं, तुमने ऐसा एग्जाम्पल तुमने कभी सुना भी नहीं। वो एंगल 4 महीने तक प्रवचन में सुनने के आए थे। सुनने के बाद उसने मुझे कमाल की बात बताई, महाराज साहब 1-1.5 करोड़ का मेरा बंगला बनाया, और बंगला का महाराज साहब जिस दिन पहला उद्घाटन समारंभ था महाराज साहब, मैंने कार्ड बांटे, कार्ड, और विश्वास नहीं कर पाएंगे, कार्ड जब बांटे तो मैंने महाराज साहब सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने बंगला बनाया था। एक नौकर था, एक जिसने खिली लगाई थी, जिसने रंग किया था, इंजीनियर, और सब छोटे से छोटे आदमी से लेकर के बड़े के बड़े आदमी तक। सबसे पहला उद्घाटन जब हुआ महाराज साहब, उन 400 लोगों को मैंने बुलाया जिसने बंगले में काम किया था, सब परिवार विद फैमिली। एक खिली लगाने वाले को उनकी फैमिली के साथ बुलाया महाराज साहब, 3 मिष्ठान और 4 नमकीन, और उन लोगों की आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब विश्वास नहीं, भाई 1.5 करोड़ के बंगला का उद्घाटन कराया। दूसरे दिन मेरे रिलेशन में जो थे, मेरे व्यापारी थे, सबको बुलाया। जो लाखों करोड़ों का मेरा टर्नओवर चलता था उनको दूसरे दिन बुलाया, और सबसे पहले दिन उन लोगों को बुलाया। तो दूसरे दिन सब लोगों को बुलाने के बाद वो करोड़पति लोगों को ईगो भी तो हट होता है, और उसने कहा दोस्त ये कमाल की बात, पहले दिन तूने नौकर के हाथ से उद्घाटन करवा दिया, आज तू हमेरे पास हमको बुलाया और मेरे लिए भोजन रखा। उसका ये कहना था, देखो आपके साथ मेरा बिजनेस का रिलेशन, इसलिए आपको बुलाया, बराबर है, मगर ये बंगले में मैं सुरक्षित रहूंगा। उनका सबसे बड़ा श्रेय वो आदमी को जाता था, इसलिए सबसे पहले उनको बुलाया, बाकी तुमको बुलाया। ये ताकत किली लगाने वाले को उद्घाटन समारोह में बुलाना, तुम कभी याद भी तो करते ऐसे लोगों को? टकराव नहीं समझौता की सबसे पहली कंडीशन है, यू हैव टू टच योर ड्यूटी नॉट राइट। महाराज साहब ये मेरी ड्यूटी, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक्सेप्ट ए लिटल। मेरे शिष्य से मैं बहुत अपेक्षा नहीं रखता, वो ठीक है मेरी हर अपेक्षा पूरी करता है, मगर मुझे बहुत अपेक्षा नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, और आज की जनरेशन अपेक्षा पूरी करेगा? आज की जनरेशन को अपेक्षा पूरी करेगा? छोड़ो, तुम जितनी अपेक्षा होगी उतने दुखी होंगे और टकराव बढ़ते चलेगा। एक बाप ने बेटे से पानी मांगा, बेटा पानी लाओ, और आज के जमाने का बेटा सीधा बेटे ने बोल दिया, पप्पा पानी तो लाता हूं, मगर पहले ये बात बताओ आपको गांधी जी बहुत प्रिय है? बाप भी नहीं समझ पाया पानी में गांधी जी कहां है, मगर आज की जनरेशन। और बाप ने सीधा बेटे को बोल दिया, तू गांधी जी की अभी बात क्यों करता है? तो सीधा पूछा, पप्पा आप बोलो ना गांधी जी आपको प्रिय है? हाँ प्रिय है। कौन से गांधी जी? उसने बोला मोहनदास करमचंद गांधी। रिपीट करो, गांधी भी बहुत है। समझे नहीं तुम? हाँ बहुत गांधी है। तब उसने पूछा कौन से गांधी? तो उसने बोला मोहनदास करमचंद गांधी। पप्पा रियली आपके फेवरेट आदमी है? अरे पूछना ही क्या, मगर मैं बोलता हूं मैं प्यासा हो चुका हूं, पानी लाओ, और पानी लाने के बाद में तू गांधी जी को याद करता है। पप्पा एक बात बताओ, आपको गांधी जी इतने प्रिय है तो गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? खुद का काम खुद करते थे। अभी सच बोलो, ऐसे बेटे को बाप क्या करेगा? ऐसे बेटे के पास कुछ अपेक्षा रखना माने दुखी होना है ना, दुखी होना है। आपको पूछना चाहता हूं, एक्सेप्ट ए लिटल। सबसे पहली शुरुआत यहां, जो काम आप कर सकते हो करो, सामने वाला न भी करे उनको छोड़ दो, लेट गो करो, जाने दो। ये सारा का सारा दुख तुम्हारी अपेक्षा का, यही होता है ना। एक पति को किसी ने पूछा कि शादी की और अभी 10 साल के बाद तुम्हारा अनुभव क्या है? तो अनुभव कुछ नहीं है, थोड़ा रिवर्स हो गया। उसने बोला क्या हुआ? तो कि दूसरा कुछ नहीं, बताना नहीं चाहता हूं, फिर भी तुम पूछता है तो बताऊं। शादी जब की ना, तब जैसे ही बाहर से आता था ना,
एक काम होता था, कुत्ता भौंकता था और पत्नी रिसीव करती थी। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। तुम समझे नहीं? अभी लाइट हुई। अभी कुत्ता पूंछ हिला के रिसीव करता है। बट आई एम हैप्पी, क्योंकि स्थिति वही की वही ना, दो में से कोई उल्टा सुल्टा हो गया, अपने को क्या है। हम साधु जीवन में चलते ना मस्ती से, ड्यू टू दिस सबसे बड़ी ताकत कोई अपेक्षा नहीं। आओ, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज से प्रवचन में 10 लोग आएंगे, आपने मुझे देखा नहीं है। ये प्रवचन में हजारों की भीड़ होती है ना, मगर 2 आदमी भी प्रवचन में होते मैं मजे से करता हूं, कोई विदाउट टेंशन। और 2 आदमी के बीच में प्रवचन करने का मौका आता है तो मैं ऐसे नहीं जल्दबाजी नहीं करता हूं कि ठीक है चलो, आपके सामने जितनी मस्ती से करता हूं उतनी मस्ती से, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं है। और एक बात बताऊं, स्टेशन पे पैसेंजर है या नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे गाड़ी तो आ जाती है ना टाइम पे। हाँ, सीधी बात। हाँ, वो ड्राइवर बोलता है कि पैसेंजर आए नहीं आए तो भी क्या अपना काम है कि 8:30 को हाजिर हो जाना, समझे नहीं तुम? हाँ, कई लोग मुझे भी पूछते माना साहब थोड़ी भीड़ होने दो फिर प्रवचन करो। मैं बोला टाइम हो गया, गाड़ी आ जाएगी प्लेटफॉर्म पे। आप पूछना माना साहब तुम्हारे जीवन की मस्ती का राज क्या है, सबसे पहले नंबर का रह जाए एक्सेप्ट ए लिटल, बहुत कम। आपको करना है करो, नहीं। और एक बात, आपके पास तो मैं करीबन 10-11 दिन से प्रवचन कर रहा हूं, मगर सालों से प्रवचन करता हूं। सालों से प्रवचन करने के बाद परिवर्तन कितना आया नहीं आया मेरी मर्जी, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, मगर मेरी हैप्पीनेस में कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्या राज था? 1-1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, कभी 3-3 घंटे तक लगातार बोलते रहा, फिर भी रिजल्ट आया या नहीं आया, आई एम हैप्पी। इनका एक ही कारण, मुझे बोलना था, मेरा काम खत्म हो गया। दिस वॉज द माई ड्यूटी। आपका परिवर्तन हो या ना हो आपकी मर्जी की बात है। एक्सेप्ट लिटल देयरफॉर आई एम हैप्पी। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास, ये बहनों के पास, इस सभा में बैठने वाले सभी के पास ये स्लोगन आप जीवन भर के आंखों के सामने रखो, माना साहब अपेक्षा बहुत कम। क्या है सुनील? जानना चाहता हूं क्या जीवन की तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ है अपेक्षा बहुत ज्यादा है। है? जानना चाहता हूं है? और अपेक्षा पूरी होती है क्या? हा? मैं यही तो कहता हूं ना, फिर अपेक्षा रखो ही नहीं ना। सामने वाले से अपेक्षा रखना, अपेक्षा रखने के बाद उनके बाद भीख मांगना, तू ये काम नहीं करता है। और कभी कभी तो क्या होता है मालूम नहीं, तुम इतने दुखी हो जाते हो ना। और तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल की बात बताओ, आपको मजा आ जाएगी। सच बोलो, आप चलते चलते जा रहे थे और आपकी जेब में से रुमाल गिर गया, ओके? सच बोलो, पीछे एक आदमी आ रहा था, उसने आपका रुमाल पकड़ लिया और आपको दे दिया ये रुमाल आपका। एक छोटा सा प्रश्न जो, थैंक्स कहेंगे मनीष? हाँ? अनजान आदमी ने तेरा गिरा हुआ रुमाल लाके दे दिया, थैंक्स कहेगे कि नहीं? हाँ कि ना यार? नहीं, सुधर गए। क्या है? क्या हुआ? नहीं, डूब नहीं है, डरते हैं जवाब से। डूब क्या जाते हैं? हाँ? आवाज नहीं निकलती क्यों? झूठा है इसलिए। सच्चे आदमी के पास आवाज में क्या दिक्कत है? हाँ, तुम कुछ गलत हो नहीं इसलिए आवाज तुम्हारी नहीं निकली, बाकी मर्दानगी से बोल सकते हो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो, एक अनजान आदमी ने आपका रुमाल दे दिया, दैट मीन्स आपने उनको थैंक्स कहा। अभी एक छोटी सी बात, आप जा रहे, आपका रुमाल गिर गया और आपका बेटा खुद का ही पीछे आ रहा था और बेटे ने आपको रुमाल दे दिया। सच बोलो, उनको थैंक्स कहेंगे? क्यों नहीं? अनजान आदमी को तुम धन्यवाद देते हो और बेटे को धन्यवाद क्यों नहीं? हाँ, ये यही तो तकलीफ है तुम्हारी। माने मैं क्या समझा, आपने बेटे के लिए एक फ्रेम बनाई दी थी कि वो तो मेरा बेटा है, उसको तो देना ही चाहिए, बराबर है ना? बराबर है। अभी उल्टी बात करूं,
बेटे ने आपको रुमाल दिया इसलिए तुमने धन्यवाद नहीं दिया और अनजान आदमी को धन्यवाद दिया। अभी दूसरी बात, आप घर पे गए और अनजान आदमी आपके घर के कोने पे मिला और उसने इतना कहा कि आपका रुमाल गिर गया था, मैंने देखा, फिर भी ने आपको दिया नहीं, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं ना? हाँ, नहीं क्या? नहीं, आपकी अपेक्षा नहीं है उनके पास। अनजान आदमी बोलता है कि आपका रुमाल गिर गया, फिर भी मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं था, आपका रुमाल था। और आपका बेटा बोले कि पापा आपका रुमाल गिर गया था, फिर भी मैंने नहीं उठाया, क्या होगा? रामखोर साला मेरा बेटा है कि कौन है? तो तुम समझे क्या हुआ? तुम समझे, आपका रुमाल आपके बेटे ने दिया तो धन्यवाद का भाव नहीं, और बेटे ने नहीं दिया तो उनको चाटा मारने का भाव। यही तो तुम्हारा दुख का कारण है। बेटे को धन्यवाद नहीं दे सकते हो। मैं बार बार मेरे साधु को कहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है उसमें तुम सबका सहयोग नहीं होता तो मैं इतना प्रवचन नहीं कर सकता। सबको, आपने कभी आपके परिवार को थैंक्स गिविंग कहा? आपके परिवार को, आपकी पिताजी को, आपकी माताजी को, इस 27 तारीख को एक वंदना का प्रोग्राम है, मातृ पितृ वंदना, थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम है। थैंक्स गिविंग, जिस माता पिता ने जन्म दिया वो बात करूंगा मैं उस टाइम, मगर एक 27 तारीख का एक भव्यतम प्रोग्राम थैंक्स गिविंग का है। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपने आपके परिवार के सदस्य को, रोज आपका जीवन साफ सुथरा चलता है इसलिए धन्यवाद देने का प्रयास कभी भी किया? आप क्या समझते हो? उनकी ड्यूटी है महाराज। पत्नी को कभी कहा कि अच्छी रसोई बनाती है तुम? हाँ, वो तो साथ में लाना ही पड़ता है, नहीं तो और तूफान हो जाता है। और अभी एक बताऊं, आज तक तुमने धन्यवाद नहीं भी दिया है तो अभी शुरू भी मत करना, अभी मामला बिगड़ जाएगा। बैठ जा लड़का, चलो उनको निकल जाने जाने का, क्योंकि एक समय था जो समय पे शुरू करना था। मैं बंबई में एक बार दृष्टांत देके आया, जय प्रवचन सुना और प्रवचन सुना वो पागल बन गया, उसको लगा मैं बिगिनिंग करूं, मैं मेरा ना बोला था ये जोखम अभी मत उठाना, अभी आधे रास्ते पे जोखम मत उठाना। और क्या मालूम उसको भी लगा तो ठीक है। और एक दिन पत्नी के हाथ से उसने बोला, मैंने पूछा तुम भोजन करते है, कभी पत्नी की रसोई की प्रशंसा की? नहीं, वो अच्छा बनाता है, मैं खा के निकल जाता हूँ बाजार में, उसने प्रशंसा क्या करना? बोले एक बार तो प्रयोग करना। और उसने प्रयोग किया, और क्या किया प्रयोग, भोजन करते करते जैसे ही भोजन समाप्त हुआ उसने बोला पत्नी को, आज तूने क्या रोटी बनाई थी? और जैसे ही वो बोला ना, पत्नी ने बेलन लिया हाथ से और 2 बेलन जोर से ठोका। वो इतना जोर से लगा, उसको बेलन लगा, उसका दुख नहीं था, मगर उसको लगा मैंने ऐसा क्या बोल दिया। महाराज साहब ने बोला था कि थैंक्स गिविंग, धन्यवाद दो, तो आज धन्यवाद दे दिया। तो उसने बोला पत्नी को, रोटी अच्छी बनी इसलिए मैं तुझे धन्यवाद दिया, बेलन क्यों मार लिया? उसने बोला आज ही तुमको पता चला अच्छी रोटी बनी, बाजू वाली ने रोटी बनाई आज। माने अभी जोखम मत करना। धन्यवाद, ये मुझे बोलते धन्यवाद, अच्छा है धन्यवाद। एक बार शुरू करो, एक्सेप्ट ए लिटल। बहनों को मैं कहता हूं, बहुत एक्सपेक्टेशन पति के पास रख करके उनको तनाव में मत रखो। और पति को भी कहता हूं कि पत्नी के पास बहुत एक्सपेक्टेशन रख करके पूरा फैमिली मेंबर्स वो चलाती है, शांति रखो। आगे चलता हूं, 7 टॉपिक पूरा करना है। नंबर 1, एक्सेप्ट ए लिटल। नंबर 2, डोंट वरी। डोंट वरी, डोंट वरी दैट मीन्स कहीं ना कहीं बेटे से, पिताजी से, माँ से, पत्नी से, भाई से कुछ ना कुछ कमी जीवन में होती रहेगी। डोंट वरी। आप बोलो कि एवरीथिंग ओके, कोई चिक्कर। आपकी पत्नी खुद ही बोल दे कि आज थोड़ी दिक्कत हो गई है, मैं जल्दबाजी में थे, रात को बुखार आया था, आज में भी पॉसिबल रसोई टेस्टी नहीं बनी हो, आप बोलो डोंट वरी। पत्नी को मैं बोलता हूं कि पति को तुमने ये कहा था कि आज रात शाम को वापिस आए तो बाजार से साड़ी लेके आना, और पति ने बोल दिया
कि कुछ इतना टेंशन में था, आज पेमेंट डूब गया था, पूरे दिन इनके टेंशन में था। मुझे याद था कि तेरे लिए मुझे साड़ी लानी है, फिर भी मैं नहीं ला पाया हूं। पत्नी भी मेंटली बोल सके डोंट वरी, डोंट वरी। आपके पास ये ताकत है क्या? हम वीआर करते करते जाते थे तो कई लोगों को बोलते कि भाई स्कूल की व्यवस्था अच्छी करना, और स्कूल की व्यवस्था होने के बाद बहुत अनुभव ऐसा बहुत साधुजन में होता है। 50 किलोमीटर वीआर 50 किलोमीटर दूर विनती करने वाले आने वाले लोग जब हम वहां जाते हैं तो पता चलता है स्कूल का कमरा बंद है, चाबी एब्सेंट है। चाबी लेकर के स्कूल का कमरा खोलते बिल्कुल धूड़ लगी पड़ी है। और तब कभी होता है कि 50 किलोमीटर दूर से पक्का हो चुका था कि इस दिन इसी स्कूल में ठहरना है। तुमको बोल भी दिया था कि वो स्कूल का कमरा खाली करा देना, और आज हम आए, ये चाबी भी नहीं है, ताला भी खुला नहीं है, कचरा भी बहुत है। डोंट वरी। आपको पूछना चाहता हूं, ये ताकत तो मेरे पास है डोंट वरी कहने की। परिवार को, मैं बाकी सबकी बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ परिवार के लिए ये ताकत आपके पास नहीं होगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं टूटना पक्का है, जुड़ना नहीं है। टकराव होगा ही होगा, समझौता नहीं होगा। ये समझौता की बात करना चाहता हूं, डोंट वरी। सूरत में एक लड़का है जिनका नाम धीरू है। महाराज साहब मां को क्या, महाराज साहब वो पुराने जमाने की मां, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, मगर वो जो फैमिली चलाती है, महाराज साहब वी कांट बिलीव इट। महाराज साहब हम 3 भाई साथ में रहते, साथ में भोजन करने के लिए बैठे। महाराज साहब माँ को हमारी धर्म पत्नी ने कितने साल से चौके से रिटायर कर दिया है, हम जानते हैं। मगर हमारे से दिक्कत क्या आती है मालूम है? जब भी हम तीनों भोजन करने के लिए बैठे तो माँ चौके और हम बाहर बैठते उनके बीच में बैठती है रोज। और कभी ना कभी महाराज साहब संसार है, कभी दाल बिगड़ जाती है, कभी सब्जी बिगड़ जाती है, कभी रोटी बिल्कुल बराबर नहीं होती है। महाराज साहब क्या बताऊं, 100% बिल्कुल पक्का पता है कि माँ रिटायर है, चौके में कभी जाती नहीं। मगर कभी ऐसा होता है ना, दाल में नमक कम है, एक तो महाराज साहब बाजार का टेंशन रहता है, इतना रुपया कमाने के बाद भी भोजन भी बराबर नहीं बने तो दिमाग गर्म हो जाता है। और महाराज साहब कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी मेरा छोटा भाई जोर से दाल ये ऐसी बनानी है। महाराज साहब आप विश्वास नहीं, उसी टाइम माँ बिल्कुल आगे आ जाती है। क्या है, क्या है? दाल ऐसी बनाती है, पत्नी को समझ में नहीं आती है। धीरू एक बात समझ ले, रोज तेरी पत्नी दाल बनाती है, आज गलती से मेरे हाथ से बन गई। महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, पत्नी की हर गलती को महाराज साहब माँ अपने सर पे ले लेती, अपने कंधे पे। हम बोल ही नहीं सकते महाराज साहब माँ को क्या बोले। तब मुझे बिल्कुल गारंटी के साथ पता है कि ये मेरी पत्नी की मगर माँ बोलती है गड़बड़ मत करना, मेरे से बनी है। मैं कितने दिन से चौके में मेरा हाथ नहीं गया, आज पहली बार तेरी पत्नी को मैंने कहा दाल मैं बनाऊंगी और गलती हो गई, गड़बड़ मत करना, सीधी रोटी दाल खा के निकल जाना। महाराज साहब अंदर धर्म पत्नी रोती है। जिस दिन महाराज साहब बहू की गलती को मेरी माँ अपने कंधे पे ले लेती है ना महाराज साहब, उस दिन घर में स्वर्ग पैदा हो जाता है। बहू की आंख में आंसू, माँ ये बोलती कि दाल मैंने बनाई तो बहू बाहर से अंदर आ जाती है, चौके से बाहर। माँ झूठ बोल रही है, खबरदार अंदर चली जा, नहीं मैं बनाई। ये डोंट वरी, ये गलती बहू करती है और अपने कंधे पे ले लेना वो कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी ताकत चाहिए। तोड़ने के लिए एक बात बताऊं, ये मकान बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, तोड़ने के लिए तो मजदूर भी चलता है ना, रास्ते से मजदूर को उठा लो, मजदूर तोड़ डालेगा। संबंध टिकाने के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए तो एक ही आक्षेप और संबंध खत्म। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो डोंट वरी, ये बोलने की तुम्हारे पास ताकत है क्या? डोंट वरी, कोई चिंता नहीं, दाल तेरे से बिगड़ी, कोई चिंता मत करना, एवरीथिंग ओके। साड़ी नहीं आई, कपड़े बिगड़ गए, आज कपड़े बराबर साफ नहीं हुए, आज मेरा डोर बराबर नहीं था, सब कुछ होगा। इतना तनाव लेकर के दिमाग में खोपड़ी गर्म करके तुम क्या निकले हो, होते ही रहेगा। और एक बार डोंट वरी वही बोल पाएगा जिनके पास परफेक्शन का आग्रह नहीं होगा। समझे? परफेक्शन दैट मीन्स, परफेक्शन दैट मीन्स हाँ, ये होना ही चाहिए। नहीं, डोंट वरी, ओके।
बहुत कुछ ऐसा प्रसंग जीवन में रोज बनता चलेगा कि जहां पत्नी और पत्नी, माँ और बहू, सास और बहू के बीच में भी ये बनता ही रहेगा। दोनों के बाद ये ताकत चाहिए। डोंट वरी। गलती करने वालों को मैं छूट देना नहीं चाहता हूं, मगर गलती होने के बाद संबंध में इतना बिखराव आ जाए, वहां तक तुम आगे चलते हो। ये सूत्र आंखों के सामने रखो। डोंट वरी। एक डोंट हरी और डोंट वरी, मगर ये सूत्र दूसरे नंबर का है। डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग ओके। आपके पास ये ताकत, एक्सेप्ट ए लिटल, अपेक्षा बहुत कम रखो, और जो भी अपेक्षा रखी वो पूरी न हो तो सामने से बोल दो डोंट वरी, ओके, चले जाएगा, चल जाएगा। कभी तो पत्नी को बोलो। एक बात बताऊं, सप्ताह में एक दिन सुनील बाजार से छुट्टी मिलती है। मिलती है कब? कोई भी, थर्सडे, संडे, कोई भी। आपने पत्नी को कभी कहा कि सप्ताह में एक दिन चौके में छुट्टी ले ले, मैं बैठूंगा? क्यों? हाँ? और एक दिन तुम्हें चौके में रखे तो पूरा हिंदुस्तान नीचे उतर आएगा। तब पता चलेगा कि ये चौका, एक दिन स्ट्राइक पे कभी पत्नी उतरी नहीं। सप्ताह में एक दिन तो तुम्हें आराम मिलता है, मगर उनको नो रेस्ट, सतत। चलो आगे। दूसरे नंबर का विकल्प है डोंट वरी। तीसरे नंबर का विकल्प है लिव सिंपल। लिव सिंपल। आपके पास बहुत पैसे, इसलिए बहुत अपेक्षा, बहुत लग्जरियस आइटम को जीवन में स्थान मत दो। लिव सिंपल, ओके। मैं साधु हूं ना, मैं चाहता हूं तो रोज की 1000 रुपए की नई पेन का उपयोग कर सकता हूं, यदि चाहता हूं तो। मैंने 271 किताब लिखी। कितने साल के पहले एक पेन मेरे हाथ में आ गई। वो पेन ने मैं लिखने का शुरू किया, शायद 40 रुपया की है उस टाइम, 40 रुपीज। वो 40 रुपया की पेन से मैंने शायद 10वें नंबर की किताब से शुरू किया, और 271 तक। लाखों पति भक्त, करोड़पति भक्त होने के बावजूद कई लोगों ने 1000, 10,000 की पेन लाई। मैंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए। महाराज साहब बड़े प्रेम से लाया हूं, आप ले लो। और इतना ही कहा, दोस्त 40 रुपया की पेन से 10वीं किताब से चलता है, और 271 तक पहुंचा। वही 40 रुपए की पेन से मेरा जीवन चलता है। लिखने का काम वही, लिव सिंपल। आपको मैं सिर्फ लिव सिंपल के क्षेत्र में सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि एक साल के अंदर, आज कौन सी तारीख हुई? 23 अप्रैल। आप एक काम कर सकते हो, अगली 23 अप्रैल तक आपके पास जो भी चीज उपयोग में है, यदि उस चीज का कोई ब्रेकेबल ना हुआ हो, निकम्मी ना हुई, बिगड़ी ना हो, उनको बदलना नहीं। 23 अप्रैल तक, अगली 23 अप्रैल तक चाहे कोई भी मोबाइल आ जाए, बदलना नहीं। आज क्या तुम्हारा नशा बन चुका है, जैसे ही कोई मॉडल नया आया बदलो, मॉडल नया आया बदलो। क्या क्या जरूर क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं मोबाइल निकाल दो, मगर ये कहता हूं मोबाइल बदलने की गलती 1 साल तक नहीं करो, चलेगा। नहीं, या एक भावेश के सामने देखता है, एक मगन के सामने देखता। अरे खुद को देखना यार, किसी के सामने देखना मत। मैं आपको अकेले मोबाइल की बात नहीं करता हूं, ये बहनों को पूछता हूं, साड़ी भी चेंज मत करना। देखो अभी वो खुश हो जाएगी। क्यों? एक साड़ी मजे से चलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी कितनी कबाट में भरी पड़ी है। और आपको मैं एक सुझाव, आज अच्छी बात आई तो एक सुझाव दे दूं। सच बोलो, एक काम करो, 1 साल तक, 1 साल में आपके घर में जो भी चीजें उनका एक भी बार उपयोग न हो जाए तो मुझे दे देना। समझे नहीं? आपके घर में जो भी आइटम है उसका 1 साल में एक भी बार उपयोग न हो तो चैरिटी दे देना। नहीं समझे? क्या हो गया? हाँ,
तू तो अच्छा हुआ समझ जा रहे। मैं बंबई में एक बार बात बताई थी, कई आगे बैठने वाले सबने बोला हमारा साहब दे दो, नियम दे दो। और सबसे बड़ी बात थी लेडीज ने मांग लिया नियम। मैं हैरान। मैं बोला इतना मेरा प्रवचन सक्सेस गया। मैं भी गलत फहमी में था, तब बाजू वाले ने बोल दिया हमारा साहब देखो आप ये मत समझना आपका प्रवचन सक्सेस गया, हमने ये तय किया है कि एक भी बार उपयोग ना हो। तो लेडीज ने बोल दिया एक दिन में 10 बार साड़ी बदल देंगे, उपयोग हो गया, बस चैरिटी करने का बस मामला पूरा। आपने यही बोला ना उपयोग कर लेंगे एक दिन में 10 बार, फिर क्या दिक्कत है। लिव सिंपल। और एक बात बताऊं, आपकी पहचान कपड़े से की आपसे। हाँ? स्वयं से यूं इतनी पक्का पक्का ख्याल है तुम्हें। आपको पूछना चाहता हूं सच बोलो, सिंपल लिविंग है कि हाई लिविंग। और आज तो गवर्नमेंट ने तुम्हें बहुत सुविधा दे दी है, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, बस ले लो, और तुम भले ही मरो मगर बस हमारा ले लो। एडवर्टाइजमेंट का जो युग आया है, तुम बैठे हो वहां बस जरूर है या नहीं है, बस ले लो ले लो। कहां से वो पैसा लाएगा तुम्हारे पास, वो भी तो अक्ल नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। और पैसा कहां खर्च करना वो क्रेडिट कार्ड से पक्का कर देते हो। अभी जलसा करो और आखिर में तुम पे करना, मगर कैसे पे करेगा उनको पता नहीं है। लिव सिंपल। एक बात बताऊं, महंगाई कितनी भी बढ़ी है, आज आपको एक इकोनॉमिकल सूत्र देना चाहता हूं। इनकम जब कम होती है तब खर्च कम करना वही श्रेष्ठ विकल्प है। रिपीट, इनकम जब कम हो जाती है तब खर्च कम करना वही शांति से जीने का श्रेष्ठतम तरीका है। मान लिया कि आपकी इनकम कम हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, खर्च पे कटौती कर दो, वही खर्च चालू रखेंगे, इनकम तो आपके पास है नहीं, तो निश्चित तौर से आप दुखी हो जाएंगे। तीसरे नंबर की बात है लिव सिंपल। थोड़ी आप प्रयास करो और एक काम करो, यहां बैठे हुए सब भवेश मोबाइल नया लाना है तो छूट, मगर जूने मोबाइल की प्रभावना कर देना नहीं, बराबर। ये बहनों को मैं बोलता हूं साड़ी लाने की छूट, यदि 25 साड़ी आपके पास है तो 25 साड़ी लाना, मगर 26 मत करना। नई साड़ी लाओ तो पुरानी साड़ी किसी को पेट में दे देना। और नौकरानी को पेट में दे करके ये मत बताना कि तनख्वाह मत मांगना ज्यादा, ये दे दिया, तुम्हारा तो बिजनेस माइंड है, तुम तो क्या करेंगे। यहाँ मुझे मालूम नहीं लेडीज के प्रवचन में बोलूंगा, फिर भी आज मौका मिला तो पूछूं, हर लेडीज अपना काम अपने घर में करती है कि कोई नौकरानी रहती? हाँ, इंडिपेंडेंट क्या हुआ? 100% ऐसा माने बहुत पैसा गया। मैं बालकेश्वर में था ना, तुम्हारा संसार तो इतना जबरदस्त है, सच बताऊं कई लोग मुझे पूछते महाराज सर साधु जीवन पाने के बाद कभी भी आपको नहीं हुआ कि मैंने जल्दबाजी की? मैंने बोला कभी नहीं हुआ, तुमको देख करके लगता है कि मैं लेट हो गया थोड़ा। जल्दबाजी क्या? बालकेश्वर में लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब तुम तो बाल बाल बच गए, साधु बन गए, हमारे जान से छूटे, हमारी तो हालत। मैं बोला तू बालकेश्वर में रहता है, 2-2.5 करोड़ का फ्लैट है, दिक्कत क्या है? दिक्कत मारा सब बताऊं, मेरा इजराइल काम चला, इजराइल डायमंड का काम। मारा सब एक दिन में इजराइल जा रहा था, पत्नी चौके में बैठे बैठे रोटी बना रही थी। मैंने बोला मैं आज रात की फ्लाइट से इजराइल जा रहा हूँ। मारा साहब आप विश्वास नहीं पाएंगे, मेरी पत्नी ऐसा सर उठा के मुझे देखने के लिए भी तैयार नहीं। वो सीधी रोटी बनाती बनाती बस सीधी पूछती है कब आएंगे? अरे ये कोई बम्बई से चौपाटी नहीं जा रहा हूँ, इजराइल जा रहा हूँ। और मैंने बोला देख आज मंडे है, अगले मंडे को आऊँ? इनका 8 दिन के बाद। ठीक है। मैं बोला यार इसमें तू दुखी क्यों हो गया? रोज की बात है तो पत्नी क्या तुझे मस्का मारे क्या? महाराज साहब वो भी तो प्रश्न नहीं है, मगर अभी बात आती है। मैं टैली किया ना तब पता चला, महाराज साहब मैं इनका पति इजराइल जा रहा हूँ, 8 दिन के बाद आने वाला, तो फ्लाइट की जर्नी है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसको देखने का मूड नहीं। वो बोलता है ठीक है। मैं बोला फिर तुझे दिक्कत क्या आई? माना दिक्कत 8 दिन के बाद वापिस आया
और 10 दिन के बाद महाराज साहब चौके में भोजन करने के लिए बैठा था। मेरा घर में काम करने वाला नौकर यूपी रहता है, यूपी, और जैसे ही वो नौकर यूपी से काम करने वाला नौकर, और मेरा भोजन आधा भोजन चला, और नौकर ने बोला भाभी मैं लखनऊ जा रहा हूं, यूपी मेरे गांव। सीधा देखा, महाराज साहब मैं इनका पति इजराइल जा रहा हूं देखने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो नौकर ने बोला भाभी मैं लखनऊ जा रहा, कब? आज शाम को। कब आएगा? महाराज साहब उसने बता दिया भाभी 8 दिन के बाद आऊंगा। भाई 9वां दिन मत करना, आ जा। महाराज साहब मैं इनका पति, ना मुझे पुष्टि की जल्दी में आ जाना, कुछ नहीं। और ये नौकर, भगवान की परम कृपा, इस स्थान के पहुंचने के बाद मैंने बोला था ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें, 2500 साल 2600 साल भगवान महावीर को हुए और आज तक यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं आया। और आपको मालूम है कल भगवान महावीर का जन्म कल्याण का वरघोड़ा भी होगा। हम कोई ड्रेस बदलेंगे क्या? यही कोई पूरा नए कपड़े निकालेंगे, आज वरघोड़ा में जाना है, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। जिंदगी भर तक भगवान महावीर ने हमारे लिए क्या व्यवस्था बनाई है। किसी भी घर में जाना निकल जाना, किसी भी जगह पे जाना निकल जाना, किसी के साथ ऐसा ट्यूनिंग मत बताना कि तुझे दिक्कत में आ जाए। वी आर हैप्पी ड्यू टू सिंप्लिसिटी। नंबर 3, नंबर 1 एक्सेप्ट ए लिटल, नंबर 2 डोंट वरी, नंबर 3 लिव सिंपल, नंबर 4 नेवर हेट। नेवर हेट इनका अर्थ तिरस्कार, घृणा कभी मत करो। ये सबसे बड़ी ताकत वाली चीज, किसी के प्रति तिरस्कार का भावना। मान लिया कि आपका बेटा, आपकी पत्नी, कोई आपकी मानता नहीं है, छोड़ दो उनको, भगवान पे भरोसे छोड़ दो। टाइम विल टीच एवरीथिंग, समय जाने दो, आज समय नहीं है। मगर उनको, उनके प्रति तिरस्कार का भाव उनको और आपके खिलाफ तैयार कर देगा। कई पति पत्नी के बीच में तिरस्कार का भाव इतना गाढ़, पति पत्नी का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, पत्नी पति का मुंह देखने के लिए, दोनों के बीच में इतना वॉल। एक बात बताऊं, मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस आ जाए वो माफ, मगर वॉल नहीं आना चाहिए। डिस्टेंस और वॉल के बीच में फर्क है। डिस्टेंस का अर्थ है दूरी। आप दूर बैठे हो मगर मुझे दिखाई पड़ता है क्योंकि बीच में वॉल नहीं है। और वॉल का अर्थ है बिल्कुल नजदीक, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, मगर दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं। मैंने कई परिवार को देखा है एक दूसरे के प्रति तिरस्कार का भाव यहां तक बना बैठा है। बेटे को पूछता हूं तेरे पिताजी क्या करते हैं? महाराज साहब पिताजी की बात मुझे पूछना नहीं। मैंने ऐसी बहू को पूछा कि सास की स्थिति क्या है? महाराज साहब उनकी बात मत करना। अरे आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, ये ताकत में भी पॉसिबल मेरे साधु से मेरी नहीं बनती है कभी, मगर तिरस्कार के अवॉइड कर दूंगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, संबंध में संघर्ष चले मगर संबंध में विच्छेद नहीं चले। रिपीट, संघर्ष चलता है, संबंध में संघर्ष हो सकता है, मगर संबंध विच्छेद दैट मीन्स खत्म करो। आने वाले दिनों में पति और पत्नी कोर्ट में जाकर के बोल देंगे डाइवोर्स ले रहा, हम साथ नहीं रह सकते, क्यों मगर। और एक बात यहां बैठे हुए सबको कहना चाहता हूं, आपका संबंध जब भी शुरू हुआ तब हृदय से हुआ, आज संबंध टूट रहा है बुद्धि के हिसाब से। रिपीट करना चाहता हूं, संबंध की शुरुआत हृदय से होती है और संबंध में बिखराव तब आता है जब बुद्धि बीच में आ जाती है। हृदय होता तो आज का संबंध वही संबंध बना रहता, मगर संबंध की बिगिनिंग की तब हृदय था और अभी संबंध बचाने की बात आई तो बार बार बीच में बुद्धि आती है और बुद्धि संबंध को कटु कर देती है, खत्म कर देती है। यहां बैठी हुई बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, बार बार आपकी बुद्धि बीच में मत लाओ। दुनिया भर में बुद्धि का प्रयोग करो, मगर परिवार के बीच में बुद्धि की क्या बात करते हो? करो दुनिया भर में। बाहर के साथ हृदय की बात मत करना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बाहर के साथ हृदय की बात करेंगे चीटिंग हो जाएगी। बिल्कुल बुद्धि दौड़ा के बात करो, क्योंकि वहां तुम्हारा पैसे का प्रश्न है, मगर परिवार के साथ बुद्धि की बात। बेटा बाप से तर्क लगाएगा, बहू सास से तर्क लगाने की बात करेगी, तुमने ये वो दिन तुमने क्या बोला था, मैंने क्या जवाब दिया था, आज भी मैं राज। अरे ये कौन थोड़ी है, घर चल रहा है।
मान लिया कि किसी समय सास ने बहू को बोल दिया होगा, कुछ आवेश में बोल दिया होगा, और बहू मगज में एंट्री रख करके बैठती है और 3 साल के बाद सास को याद करा दी कि तुमने वो दिन मुझे क्या कहा था, ये घर है कि कोई क्या है। हेट नेवर, कभी भी तिरस्कार मत करो। और एक बात बताना चाहता हूं, सामने वाला नजदीक आएगा तो प्रेम से नजदीक आएगा, तिरस्कार से तो दूर ही जाएगा। नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। किसी को भी नजदीक लाने का श्रेष्ठतम विकल्प है उनके प्रति प्यार बना के रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों उनके मन में होगा कि पिताजी दुखी है मेरे से। और एक दिन में भी पॉसिबल पे बेटा आपका खुद का पूछ सकता है, पिताजी 10 दिन से मेरे साथ आपने बात नहीं की, बात क्या है। आंख में आंसू आ जाएंगे बेटे के, मैंने ऐसे बेटे देखे। आपको पूछना चाहता हूं, ये चौथे नंबर के विकल्प में आपकी मानसिकता क्या है। टकराव नहीं, समझौता, तोड़ो मत जोड़ो, बार 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 बार। और मुझे तो कभी कभी दुख ये होता है, आपकी पूरी दुनिया से बनती है, सिर्फ फैमिली से ही नहीं बनती है। क्या क्या रीजन क्या है। सारी दुनिया में सब आपको अच्छे लगते हैं, फैमिली वाले ही गलत लगते हैं, क्यों, इनका रीजन क्या है। कोई जवाब। अरे एक दो थोड़ा तो जवाब दो। सारी दुनिया अच्छी, फैमिली वाले गलत। पास में रहते तो शादी क्यों की। पास में रहने के लिए तो शादी की, तो करनी नहीं थी। क्या है, नहीं आपका लॉजिक नहीं समझ में आता है। सारी दुनिया आपको अच्छी लगती है, नजदीक वाली गलत लगती है, इनके पीछे राज क्या है। हाँ? गांव का जोगी जोगड़ा नहीं, मैं वो अच्छे लगते बराबर, रीजन क्या है। बाहर वाले सब अच्छे लगते, घर वाले गलत लगते, और उनके पीछे कोई राज है क्या। घर से। और एक बात बताऊं, आपकी अपेक्षा की पूर्ति भी घर वालों से ही होती है, बाहर वालों से नहीं होती। आप ये मानते हो कि महाराज साहब बाहर वाले से अपेक्षा कम रहती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, गैस के पास जो आग होती है ना, आग, ये बहन गैस के बिल्कुल बाजू में बैठकर ही रसोई बनाती है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी घर में किसी लेडीज को बर्निंग प्रॉब्लम आया होगा, नजदीक वाली आग से ही आया होगा ना। हाँ, मगर फिर दूसरा बात पूछना चाहता हूं, रसोई भी नजदीक वाले अग्नि से ही बनी होगी ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बहनों को बिल्कुल पक्का पता है कि नजदीक वाली आग से मैं जल भी सकती हूं और पूरे घर की रसोई भी बन सकती है। तो बहनों की एक व्यवस्था होती है, आग से वो सोच सोच करके काम लेती है ताकि जले नहीं और रसोई बिल्कुल बनती रहे। नजदीक वाली आग ही रसोई बना सकती है, नजदीक वाली आग ही जला सकती है। तो आपके नजदीक वाले ही आपको सुख दे सकते हैं और दुख भी नजदीक वाले से ही आएंगे। मुझे कई लोग पूछते, नांदगांव वाले भी पूछते, हमारे से नांदगांव कैसा लगा। मैं बोला ताली बजाने में 1 नंबर है। लेना देना कुछ नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है, भावे सच बताऊं, मैं इतने साल से कई लड़के और लड़की बहनों भी मुझे पूछते हैं, महाराज साहब कमाल। मैं बोला कमाल नहीं, मुझे भी तो कमाल लगता है। कमाल क्या मालूम है, शादी नहीं की है फिर भी शादी करने वाले का प्रॉब्लम क्या होता है मुझे मालूम है। कई लोग मुझे भी पूछते, महाराज साहब आपको हमारे घर के चौके तक का कहां पता है। मैंने तुम्हारा चेहरा ही बताता है। चौथे नंबर का विकल्प,
नंबर एक बोलो कम से कम, एक्सेप्ट ए लिटल। नंबर 2, डोंट वरी। नंबर 3, लिव सिंपल। नंबर 4, हेट नेवर। नंबर 5, गिव ए लॉट। गिव ए लॉट, गिव ए लॉट। जितना दे सको उतना ज्यादा देते चलो, लेने की बात कम करते चलो। पत्नी पति को पति, पत्नी को बाप, बेटे को बेटा, बाप को सास, बहू को बहू, सास को बस देते चलो, लेने की अपेक्षा मत रखो। गिव ए लॉट। ये देखो, ये एक बार आपके जीवन में ये शुरू हो जाएगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं टकराव का कोई चांस नहीं रहेगा, कोई चांस। आपका बेटा बोल देगा पप्पा कितने दिन से देते रहो, कुछ मेरे से तो मांगो। जहां भी बात आई देने की, वहां आपका नंबर 1 पे रहेगा, लेने की बात में आप पीछे रहेंगे। और आपको मालूम है पूरी प्रकृति देने के पक्ष में है। सूरज ने रोशनी दी, पेड़ ने छाया दी, नदी ने पानी दिया, बादल ने जल दिया, पुष्प ने सुवास दी। पूरी प्रकृति में लेने की बात बहुत कम है, देने की बात ज्यादा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परिवार को गिव ए लॉट। मैं जिस धीरू की बात करता हूं वो धीरू ने मुझे बताया था, इसे लड़के को देखा नहीं। परिवार कैसे चलता है महाराज साहब, आपको विश्वास नहीं बैठेगा। शाम को महाराज साहब जब हम तीनों भाई घर पे जाते हैं तो मां सबसे पहले वही मिलती है और मां पूछती है बहू के लिए क्या लाया। महाराज साहब ये घर कैसे चलता है। महाराज साहब मेरी मां सबसे पहले ये पूछती कि बहू के लिए तो क्या लाया, और मैं कहता हूं कि मां रोज बहू के लिए क्या लाना है। मां का ये जवाब था, यदि बहू के लिए कुछ लाना नहीं है तो शादी करने की गलती नहीं करना था, रोज कुछ न कुछ लाना है, कुछ न कुछ। गिव ए लॉट। आज बहू भी बराबर आपको रिमांड पे लेंगी। मेरे प्रवचन का बहुत बड़ा जोखम है, वो खुद पे नहीं समझेगी, बस वो टॉर्चरिंग करती ही रहेगी। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, परिवार को आपने दिया ज्यादा कि परिवार से लिया ज्यादा? गंभीर क्वेश्चन। क्यों? हर एक के मन में भाव, पत्नी को ये करना चाहिए, बेटे को ये करना चाहिए, बाप को ये करना चाहिए, सास को ये करना चाहिए, मुझे देना चाहिए, देना चाहिए। आप परिवार को तोड़ना ही चाहते तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूं, ये सातों चीज में दिखाता हूं ना, मानसिक स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, आपका मन कबूल नहीं करेगा। महाराज साहब सामने वाला मुझे अवॉइड करता है, उनको क्या प्रेम करूं, तिरस्कार नहीं करूं क्या? गिव ए लॉट, मैं ही देते चलूं। महाराज साहब किसको देने की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे ही देना है, उनको कुछ करना ही नहीं है। मैं ही देते चलूं, मैं ही देते चलूं, मैं ही देते चलूं। बहुत जिंदगी भर तक यही शिकायत करती, महाराज साहब मेरी कोई जिम्मेदारी है, सास की कोई जिम्मेदारी नहीं। सास भी ये पूछेगी मेरी जिम्मेदारी, बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं। और एक बात बताऊं, इंग्लिश सूत्र है, द अदर इज हेल, द अदर इज हेल, दूसरा आपके लिए नरक है। संबंध के क्षेत्र में जब दूसरे की ड्यूटी, दूसरे की बात तुम सोचते रहेंगे, तब तुम्हें नरक का अनुभव होगा। वो सब अवॉइड करते चलो। दो 271 किताब दी मैंने। दिल्ली में सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मेरी मुहिम चली। संसद के एनेक्सी में 3 बार गया, पत्रकार वार्ता हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मुझे मिलने के लिए आए। सेक्स एजुकेशन का सिलेबस जिसने बनाया था वो सीबीएसई के चेयरमैन भी मुझे मिलने के लिए आए। और सभी का प्रश्न ये था, महाराज साहब आपने शादी नहीं की है, आपके बेटे भी नहीं है, और हम जहां तक समझे वहां तक आपने समाज को छोड़ दिया है, माँ बाप को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, फिर इतना बवाल क्यों मचा के बैठे हो? चैरिटेबल ट्रस्ट पे 30% टैक्सेशन आए थे, इनके खिलाफ मैंने याचिका दाखिल की। एस अहलुवालिया के स्थान घर पे मैं गया था। आपको मालूम है, बताऊं क्या हुआ? जब इनके घर पे गया, कल मुझे संसद के एनेक्सी में जाना था लेक्चर देने के लिए, और तब मुझे बता दिया महाराज साहब ये सीए वाला आया है, सीए वाला। आपको महाराज साहब एक अलग व्यक्ति ने मुझे बता दिया था वहां कि महाराज साहब आपको 200-300 करोड़ की एंट्री उल्टी सुल्टी करनी है तो कर देगा।
तुम देखो क्या बात हुई थी, मैं बताना चाहता हूं। कितनी 200-300 करोड़ रुपया की एंट्री आपकी माना साहब उल्टी सुल्टी होगी तो मैं इनको लाया हूं, आपकी वो एंट्री सब क्लियर कर देगा। मैंने बोला, किसने बोला? ये 200-300 करोड़ की एंट्री मुझे अच्छी करनी है, इसलिए आप सीए वाले को रखा। मगर बोला किसने? माना साहब एक बात का जवाब देंगे। मैं बोला मेरा ट्रस्ट नहीं चलता है, मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं, मैं कभी पैसा को छुआ नहीं, पैसा रखता नहीं, पैसे का हिसाब करता नहीं। तब उसने मुझे पूछा था, माना साहब आपका यदि ट्रस्ट ही नहीं चलता है तो चैरिटेबल ट्रस्ट पे 30% टैक्सेशन आए, उनके लिए इतना बवाल आपने क्यों मचाया है? इतना बवाल क्यों? कल संसद के एनेक्सी में आप इसके खिलाफ प्रवचन करने के लिए जा रहे हो। यदि आपका कोई ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट पर आपने इतना बवाल क्यों मचाया? भगवान की कृपा से मेरे मुंह से जवाब निकला था, मेरा ट्रस्ट एक भी नहीं चलता है, फिर भी चैरिटेबल ट्रस्ट पे टैक्सेशन के खिलाफ मैं इसलिए आया हूं। हिंदुस्तान के हर ट्रस्ट ने मेरे पे ट्रस्ट रखा है। वो इनकी आंख में हर्ष के आंसू। गिव अ लॉट। सेक्स एजुकेशन के खिलाफ जब गया तब सोनिया गांधी ने भी मुझे पूछा था कि आप तो समाज से निकल गए हो, आपका न पत्नी है न आपके बेटे, फिर भी ये सेक्स एजुकेशन के खिलाफ, स्कूल के बच्चों को कोई भी हम पढ़ावे, आपको दिक्कत क्या है? तब मैंने सोनिया जी को भी यही कहा था कि जिस समाज से मैंने 40 फुट से इनपुट लिया है वो समाज को आउटपुट देने की मेरी भी तो जिम्मेदारी है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक संत गिव ए लॉट, मैं आपको पूछना चाहता हूँ 12 दिन में मैंने आपसे क्या मांगा? एक पानी का गिलास। इस इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, मेरे पास मैंने कभी एक पेन भी मंगवाई? 1 मीटर कपड़ा मंगवाया क्या? कोई शिकायत की? नांदगांव में आने के बाद 12 दिन के बाद एक शिकायत किसी की भी? इस सभा में बैठने वाला कोई भी हो तो खड़ा हो सकता है कि जिसको मैं खानगी में भी ये कहा कि ये बराबर नहीं है नांदगांव में। बाईपास के ऑपरेशन के बाद मैं देते ही चला, गिव ए लॉट, देते चलो। सामने वाला देते चले नहीं देते चले इनकी चिंता मत करो, बट देते चलो। आज मैं बताऊं, मैं समझता हूं आप सबका चेहरे पर फेस रीडिंग कर सकता हूं। ये संजय भाई को मैंने प्रेरणा नहीं दी थी, आपके मन में भाव आया कि महाराज साहब आपकी किताब में क्यों हजारों लोगों तक नहीं पहुंचाओ, अच्छा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये मैं आपके चेहरे पर देख करके मैं कहना चाहता हूं, कल मुझे ये भी बात आई कि महाराज साहब नांदगांव में एक चातुर्मास आपका क्यों ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं, शायद आपने हृदय से 12 दिन में मुझे जितना प्यार दिया, शायद मैं भी पॉसिबल आपने आपके रिलेशन को भी नहीं दिया होगा। क्यों? एक साधु जिसने आपको कुछ दिया नहीं, मैंने आपको पैसा भी नहीं दिया, आपको सत्ता भी नहीं दी, आपको वो बात मैंने नहीं बताई कि पैसा कमाने की टेक्निक क्या है। सिर्फ मेरे पास जो कुछ भी था आपको प्रवचन के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग दी, फिर भी आपका इतना प्यार क्यों? एक बात मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, कई लोगों के मन में एक भाव है कि महाराज साहब आप ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करने के लिए निकलने वाले साधु भगवान आपके साथ 2 कमांडो क्यों चलते हैं? कई लोगों के मन में थोड़ा सा मन में भाव है, कोई गलत भाव है वो भी नहीं कहना चाहता हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश हुआ तब मैंने सबसे पहले ये डिमांड की थी कि मेरे इर्द गिर्द राज्य अतिथि का दर्जा सीएम के हाथ से दिया गया। मैं नहीं चाहता था कि मुझे ये सब पुलिस की व्यवस्था भी मेरे साथ हो, मगर राज्य व्यवस्था जिस ढंग से चली, यहाँ भी जब आया प्रवेश किया तब 12 पुलिस साथ में थी। मैंने ये भावेश को बोल करके बोला कि किसी की भी जरूर नहीं, नांदगांव में बैठा हूँ, सबको भेज दे, मेरे पास भगवान का साधु जीवन है, साधु हमेशा निर्भय होता है, किसकी जरूर नहीं। मगर राज्य व्यवस्था ऐसी होती है कि जिसको हमने राज्य सरकार का अतिथि दर्जा दिया उनके पास कम से कम हमें इतना तो रखना ही चाहिए। तो उनके कहने से 2 पुलिस रखी है, कोई मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, सिर्फ व्यवस्था के लिए। इतना क्लैरिफिकेशन करना जरूरी था ताकि गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मगर मेरी मानसिकता है गिव ए लॉट, आप एक बार प्रयोग करना। आज यहां से जाने वाले सास बहू को पूछे, बहन आप एक बार तो प्रयोग करना। कोई सास आज बहू को लेकर के पूछे, बहन मेरे से तेरी अपेक्षा क्या है, मैं सब कुछ तुझे देना चाहती हूँ, सब कुछ। एक बहू सास को पूछे कि माँ आपका बेटा अपने जीवन भर के लिए मुझे दे दिया, जिस बेटे को जन्म आपने दिया, मगर जिंदगी भर तक आपका बेटा आपने मुझे दे दिया है, माँ मेरे से आपकी अपेक्षा क्या है, मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बार तो प्रयोग करना। बहू सास से मांगती रहती है, सास बहू से मांगती रही है, भी एक बात को गिव ए लॉट,
पांच छठे नंबर की बात है, पांचवें की, पांचवें नंबर की बात। नंबर 6, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल, स्माइल, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। आज एक सूत्र आपको दूं, यहां बैठने वाले बहनों को भी गंभीरता से कहना चाहता हूं, 5-7 मिनट में प्रवचन समाप्त करता हूं, मगर एक बात यहां बैठने वाले सबको कहना चाहता हूं, आप 2 साधना कर लो, 2 साधना बिल्कुल पॉसिबल है, मगर बहुत बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में। आप एक काम करो, घर से जब भी बाहर निकलो, यहां बैठने वाले को बोलना चाहता हूं, घर से जब भी बाहर निकलो, बहनों को भी बोलना चाहता हूं, आप जब भी घर से बाहर निकलो तो परिवार में स्माइल का माहौल बना के निकलो, तनाव का माहौल मत रखो। समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या घर से बाहर निकलो तो मैं पत्नी को भी बोलता हूं कि आपके पति को मुस्कान के साथ बोलो कि आप मजे से जाओ। वो टेंशन, वो टाइम शिकायत, वो टाइम डिमांड, याद रखना मैंने आपको ये कहा है, क्या क्या मगर है, बेटा कुछ मांगता नहीं है, पत्नी ने कुछ माना नहीं, माँ और बहू के बीच में कोई तनाव आ गया और उसी टाइम में पति निकल जाता है घर से बाहर टेंशन लेकर के। इतना तो कम से कम करो। आप जब भी घर से निकलो तब स्माइल के साथ निकलना, हर टेंशन को बाजू में रख देना। नहीं, आज मैं जाता हूं बाजार में, मेरे हाथ में व्हीकल है, बाइक है, गाड़ी है, और ये तनाव को लेकर के मैं भी पॉसिबल एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं एग्रेसिवनेस आ जाते हैं, विदाई तो कम से कम मुस्कान के साथ दो। पॉसिबल, सच बोलो आपके पास ये भी ताकत नहीं है। कई परिवार को मैंने टूटे हुए देखा है, क्योंकि जब निकलता है ना तब इतना तनाव लेकर के निकला, गया मैं निकलता हूं, जा तू शांति से बैठ घर पे। क्या है एक छोटी सी साधना, ऑलवेज स्माइल। 24 घंटे आपके चेहरे पे मुस्कान न भी हो तो कम से कम इतना तो करो कि जब घर से बाहर निकलो तो स्माइल के साथ निकलो। और एक दूसरी साधना, आप जब भी शाम को घर पे आओ स्माइल लेकर के आओ। पत्नी को भी मैं कहता हूं कि आपका पति शाम को थका हुआ, उनको आपको कोई मालूम नहीं कि बाजार में वो क्या स्ट्रगल कर रहा है, कितनी गाली खा के, कितना अपमान खा के है, आपको कुछ पता नहीं। एक नंबर के बदमाश बाहर के चेहरे पे चरण में उसको झुकना पड़ता है, और तुम उनको मेरी साड़ी नहीं लाए, मैंने ये कहा था, कुछ नहीं। 1 घंटे तक आप एक बार प्रयोग करना, निकलते वक्त स्माइल के साथ जाना है और आने के बाद भी स्माइल रखना है। मेरा तो एक सुझाव यह है, इफ यू विल बी इम्प्लीमेंट, एक काम कर सकते हो, निकलने के 1 घंटे पहले सब तनाव बंद, निकलने के 1 घंटे पहले सब तनाव बंद, और बाजार से आने के बाद 1 घंटे तक कोई शिकायत की बात नहीं। जो भी करना है आफ्टर 1 आवर। पॉसिबल? नहीं, मानस है वही घंटा तो महत्वपूर्ण होता है। आपने रामायण और महाभारत का युद्ध करना नहीं है, मगर युद्ध का एक नियम का पालन आप कर लो, आप कर लो। बस प्रवचन में समाप्त करता हूं 7वें नंबर की बात करके। रामायण और महाभारत के युद्ध की एक विशेषता थी कि सूर्योदय के पहले युद्ध शुरू होता नहीं था और सूर्यास्त के बाद युद्ध चालू रहता नहीं था। मालूम है, आपने देखा है, कभी सुना है क्या? सूर्यास्त होने के बाद युद्ध विराम, और जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक युद्ध नहीं। आप आपके घर के लिए कर दो ये पक्का। क्या मैंने कोई गलत बोला भवेश? क्या हुआ? क्या हुआ? सूर्यास्त के बाद तो आप एक कम करो, रामायण और महाभारत के जमाने का युद्ध का जो कानून था वो थोड़ा बदल दो। आप एक कम करो, सूर्योदय के बाद ही युद्ध शुरू करेंगे और सूर्यास्त के बाद युद्ध शुरू करेंगे, सूर्योदय तक ही रखेंगे, जैसे उजाला हुआ युद्ध विराम कर देंगे। वो प्रतिज्ञा कर लो, आपको जो ठीक लगे। वो जमाने का दुर्योधन अलग है, आज के जमाने का दुर्योधन अलग है। चलो
आप नहीं, सच बताऊं, मैं जा रहा हूं दुर्ग रायपुर सब जगह, लोग मुझे पूछेंगे हमारा राजनांदगांव का अनुभव क्या रहा। मैं बोला राजनांदगांव में ऐसा युद्ध मैंने शुरू कराया कि आपका एग्जाम्पल देने का मन हो ऐसा कुछ करो। दिन में झगड़ा नहीं करेंगे, नियम दे दो। वही तो कहता हूं, या दो में से कुछ एक भी रखो, या तो दिन में नहीं या तो रात में नहीं। क्या है तो बोलूंगा आपको मालूम नहीं, आपकी पूरी ताकत है ना, आप घर पे दिखा दो, बाहर तो दिखाओ, कुत्ते के सामने तो दिखाओ, पता चल जाएगा। झगड़ा करते खत्म हो गया तुम्हारा परिवार, टकराव नहीं समझौता। लास्ट 7 नंबर की आइटम, हैव ए गुड फ्रेंड। हैव ए गुड फ्रेंड। आपके पास एक अच्छा मित्र चाहिए, ऐसा मित्र नहीं कि जो आपको गलत ट्रैक पे ले जाए। आप बोलो मेरे पिताजी से मेरी बनती नहीं, आप मित्र को पूछो, और मित्र को पूछो तू क्या राय देता है, और ऐसा मित्र बाप के घर को छोड़ के निकल जाए, गुलाम थोड़ा है। ऐसे मित्र मत बनाना। एक पत्नी अपनी सहेली के पास जाकर के बोलती है पति से नहीं बनती है, क्या करूं, आंख में आंसू के साथ कहती है कि पति के द्वारा जो अन्याय हो रहा है सहन नहीं होता है, और वो स्त्री ऐसी बोले डाइवोर्स ले ले, उनके साथ फ्रेंडशिप कभी मत करना। मैं क्लैरिफिकेशन करता हूं, संबंध विच्छेद की राय देने वाले को जीवन में कभी फ्रेंड मत बनाना। नहीं, मेरा शिष्य किसी के साथ बात करे कि गुरुदेव से मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और मेरे शिष्य को वो बोले कि गुरु को छोड़ दे, खत्म हो गया ना बात। बहू को ये बोले सास को छोड़ दे, पति को बोले पत्नी को छोड़ दे, भाई को बोले भाई को छोड़ दे, बेटे को बोले बाप को छोड़ दे, ये राय। हैव ए गुड फ्रेंड। कितने भी क्रिटिकल पोजीशन में आप आए और आप किसकी राय लेते, वो राय ऐसी देगी कि दोस्त सहन कर लेना, मगर संबंध को तोड़ने की गलती कभी मत करना, कभी नहीं, नेवर। ये संबंध में तो होता ही रहेगा, पति और पत्नी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, झगड़े रहेंगे, मगर डाइवोर्स की बात तो कभी नहीं जानी चाहिए। वो जीवन एक छोटा सा मिला है, संबंध को बचाने के लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना भी पड़ेगा, सहन करना भी पड़ेगा। मगर आपको पूछना चाहता हूं, 7वें नंबर की पूंजी आपके पास है, 6 चीज आपके पास 7वें नंबर की बाजू वाला के पास। हैव ए गुड फ्रेंड है आपके पास। जवाब चाहिए आपके पास ऐसा गुड फ्रेंड जो संबंध तोड़ने की बात ना करे, संबंध जोड़ने की बात करे। क्या हो सकता है? प्रकृति का कोप, कल वो पेंडाल टूट गया, मगर नांदगांव के श्रोताजनों को धन्यवाद देता हूं कि आपको स्थान से संबंध नहीं, आपको प्रवचन से संबंध है। स्थान चाहे वो उद्याचल का प्रांगण था कि ये जैन बगीचा था, कहीं भी था, गुरुदेव सुनना है तो सुनना है। आज तो आपके लिए पंडाल की व्यवस्था होगी, मगर उस दिन देखा था कड़ी धूप में भी प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। अभी जो भी दिन बचे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। मैं बहनों को बड़ी वेदना से, इमोशनल, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू देम। 26 तारीख को पूरे नांदगांव की बहनों, यदि हो सके, आप पुरुषों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप इतना प्रचार करो, एक इंच भी जगह नहीं बचनी चाहिए बहनों, इतनी भरी आ जाए, चाहे कोई भी कम्युनिटी की हो। 1 मिनट बहन, 26 तारीख को बहनों के लिए प्रवचन, कल के प्रवचन का समय 8 से 9, 27 तारीख को मातृ पितृ वंदना का प्रोग्राम, कल प्रवचन के बाद सीधा जुलूस। और एक बात मैंने कल बताई थी, वो 3,500 रुपये के आजीवन सदस्य फैमिली मेंबर जो भी बन चुके उनको रसीद दी जाएगी, पैसा देना है, और बाकी बात सब सुबह 8 बजे। यहाँ से बाहर निकलने वाले सभी को एक एक किताब लिए बिना किसी को जाना नहीं है, सब किताब लेके जाए। पचक्खा
पचकाणु उपवास